हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है कोल एंड पेट्रोलियम के बनने का। ठीक है, फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, एंड उस इन दोनों के रिजर्व्स कहाँ हैं इंडिया में, लोकेशन कहाँ कहाँ है जहाँ से ये दोनों हमें मिलते हैं, और क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब ये इनका एक्सट्रैक्शन होता है। ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है एक छोटी सी एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको ऑब्ज़र्व करना है, नोटिस करना है अपने आसपास की डेली लाइफ में जो भी मटेरियल्स हैं वो कैसे हैं, या तो वो नेचुरल होंगे या फिर वो मैन मेड होंगे। तो आपको क्लासीफाई करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या हैं आपके, नेचुरल हैं। ठीक है, फर्नीचर है, ये मिला कैसे आपको, नेचुरल से, नेचुरल क्योंकि वुड है वो नेचुरल है। ऐसे ही आपको मैन मेड के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं और इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। एक है इनएग्जॉस्टिबल और एक है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब जो चीज़ खत्म हो जाए। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में दिए हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में दिए हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद भी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, आपको मालूम है डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्या एयर डिक्रीज़ हो रही है नेचर में? नहीं ना। तो क्योंकि जो एयर है वो नेचुरल रिसोर्स है और वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में। ठीक है, और ये जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है ये ह्यूमंस यूज़ कर लेंगे, उसके बाद भी ख़त्म नहीं होगा, ये इतनी क्वांटिटी में है। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर से मिले हैं और ख़त्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद भी, इन्हें हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वही दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं एग्जॉस्टिबल। इसमें और इनएग्जॉस्टिबल में डिफरेंस क्या है? इनएग्जॉस्टिबल कैसे थे, अनलिमिटेड थे, वहीं एग्जॉस्टिबल कैसे हैं, लिमिटेड अमाउंट में हैं। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें लिमिटेड अमाउंट में दिए हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम जैसे फॉरेस्ट का। क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से इंसान को रहने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है। और जो ऑलरेडी लैंड है, मतलब जो पहले से ज़मीन है, वो पहले वाली पॉपुलेशन ने उसको कवर कर रखा है। तो इंसान कहाँ मूव कर रहा है? अब इंसान जंगलों की तरफ मूव कर रहा है और वो जंगल काट कर उस ज़मीन का यूज़ अपने रहने के लिए करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और आपको पता है ये जो डिफॉरेस्टेशन है या कंटिन्यूसली होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरेस्ट रहेंगे ही नहीं अर्थ पर। क्योंकि आपको पता है कि पूरी जो अर्थ है वो ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट से कवर है। अर्थ का कुछ ही पोर्शन, लिमिटेड पोर्शन जो है, लिमिटेड पार्ट जो वो फॉरेस्ट से कवर है। अगर वो लिमिटेड पार्ट से भी फॉरेस्ट हटा दिए जाएंगे तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड अमाउंट में हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वो ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है,
अब आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी जैसे दी हुई है हम उसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे ऐसे करना पसंद करेंगे, सपोज़ करो एक रो है और इस रो में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 3 सीट्स हैं, ठीक है। अब ये जो रो है इसमें मैंने अपनी क्लास के 7 स्टूडेंट्स को डिवाइड किया, ठीक है। मैंने पहला स्टूडेंट सपोज़ करिए जैसे अपनी क्लास में ध्रुव साहू है, मैंने वह ध्रुव साहू को सबसे आगे बैठने को कहा। ध्रुव साहू के नेक्स्ट वाली जो सीट है उस पर मैंने हयात और कार्तिक को बैठने को कहा, और कार्तिक और हयात के पीछे मैंने मेघांशी, शिफा और अतिश्रा को बैठने को कहा, ठीक है। जो ध्रुव की सीट है ये फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हयात और कार्तिक की सीट है वो सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो थर्ड सीट है जिस पे शिफा, मेघांशी और अतिश्रा बैठे हैं ये थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या लूँगी, एक कंटेनर लूँगी, उस कंटेनर में मैंने 20 टॉफ़ीज़ को डाला। अब मैं कंटेनर पास करूँगी ध्रुव को, जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन है। ये कंटेनर और ये टॉफ़ी एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। मैंने दिया वो कंटेनर ध्रुव को, ध्रुव ने उसमें से 10 टॉफ़ीज़ निकाल ली, ठीक है। अब जो ध्रुव ने वो कंटेनर पास किया सेकेंड जनरेशन को, सेकेंड जनरेशन में हयात और कार्तिक हैं। अब हयात और कार्तिक ने उसमें से 9 टॉफ़ीज़ निकाल ली। अब उन्होंने कंटेनर दिया थर्ड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन के पास कितना पहुंचा, 1 टॉफ़ी पहुंची। क्या अगर वो जनरेशन भी सपोज़ करो उस टॉफ़ी को ले लेती है थर्ड जनरेशन, अगर उनके पीछे और जनरेशन होती 4, 5, 6, क्या वो टॉफ़ीज़ पीछे जा पाती? नहीं। क्यों? वो टॉफ़ीज़ तो पहले एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर पहले वाली जनरेशन केयरफुल मैनर में यूज़ करेगी तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसे वो रिसोर्सेज प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे, ठीक है। वो जनरेशन जो होंगी, फ्यूचर जनरेशन जो होगी, नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो उसे अच्छे से यूज़ कर सकती है अगर वो पहले वाली जनरेशन उसको ठीक से और केयरफुल मैनर में यूज़ करे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम ह्यूमंस को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है, केयरफुल मैनर में यूज़ करना है, जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी वो नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकें। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को पता ही ना हो कि कोल एंड पेट्रोलियम भी हुआ करता था, जैसे हमें नहीं पता कि हमने कभी नहीं देखा कि डायनासोर्स हैं, ठीक है, वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। तो डायनासोर्स भी क्या किस में आया, आपके वाइल्ड लाइफ में, और वाइल्ड लाइफ क्या है आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्लियर? नाउ आपको इस चैप्टर में मेनली 2 नेचुरल रिसोर्स पढ़ने हैं, वो आपके हैं कोल एंड पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के साथ एक और नेचुरल रिसोर्स मिलता है वो है नेचुरल गैस, ठीक है। ये जो 3 आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये कैसे रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल या इनएग्जॉस्टिबल? यस, ये कैसे रिसोर्सेज हैं आपके, एग्जॉस्टिबल, ठीक है। अब ये आपके जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं ये नेचर में कैसे बनते हैं, ये नेचर में बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से, मतलब मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कि हम फॉसिल्स कहते हैं, ये हमें उनसे मिलते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूल्स के एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। सो petroleum, coal and natural gas are the exhaustible natural resources and they are formed from the dead remains of living organisms, that is fossils, and we are using them as a fuels, that is why they are also known as fossil
फ्यूल्स। ठीक है, स्टूडेंट्स आपने पहली स्लाइड में देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो हमने ये देखा कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये आपने फर्दर देखे कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके इनएग्जॉस्टिबल होते हैं और एग्जॉस्टिबल होते हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि हाँ ये 3 फॉसिल फ्यूल्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, तो फर्स्ट है आपका कोल। ये कोल है क्या? कोल एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जिसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। और पहले रेलवेज में जो इंजन्स होते थे तो वो भी जो फ्यूल था वो उनके लिए, इंजन्स के लिए फ्यूल क्या था? आपका कोल था। थर्मल पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी आपके कोल की हेल्प से बनती है और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज़ होता है। ठीक है, और अब हम ये देखेंगे कि कोल का फॉर्मेशन नेचर में होता कैसे है। ठीक, कोल के बनने की प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये कोल पूरा कार्बन से बना होता है और इसके बनने की प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कार्बनाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स हुआ करते थे, ट्रीज़ हुआ करते थे, वो वेटलैंड और नियर वाटर बॉडी, स्वैम्प के आसपास हुआ करते थे। और जब भी फ्लड आता था, फ्लड या फिर धीरे धीरे समय के साथ जब ये गिरते थे तो ये वाटर बॉडीज़ में जाके सेटल हो जाते थे। अब जब ये वाटर बॉडीज़ में सेटल होते थे तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होते थे और तब इसे इन बॉडीज़ को हम पीट कहते हैं। ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है इनका डिकम्पोजिशन होना तो इसे हम पीट कहते हैं। और ओवर द टाइम क्या होता है, इस पीट को काफ़ी सारी लेयर्स सैंड और क्ले की कवर कर लेती हैं धीरे धीरे समय के साथ। ठीक है, और ये जब उस समय पे ये पीट कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट कोल में जिसे कि हम लिग्नाइट कहते हैं। वो लिग्नाइट जो सॉफ्ट कोल होता है, फिर और समय के साथ हीट और प्रेशर और सारी लेयर को कवर करने की वजह से ये लिग्नाइट कोल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक हार्ड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कोल, जो कि हाई प्रेशर, टेम्परेचर और सेडिमेंट्स के बीच में नीचे जाके बना है, इसे हम कोल कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये डेड वेजिटेशन यानी कि ट्रीज से बना है, वेजिटेशन पेड़ पौधों से। ठीक है, और इसे हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं क्योंकि डेड रिमेन्स से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो कोल है ये अर्थ को डिग करके निकाला जाता है, कोल की माइंस होती हैं। राइट।